Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the Geoffrey Chaucer, who was the father of English literature or especially for English poetry. ठीक है, अब ये 1340s में पैदा हुए एंड 25 अक्टूबर 1400 में इनकी डेथ हो गई. एक्चुअली इनकी जो बर्थ डेट है ये कंफर्म नहीं है. डेट्स वाई हमने इसकी डेट जो है वो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो 1340s में पैदा हुए हैं और बट इनकी जो डेथ है वो है 25 अक्टूबर 1400. ठीक है, ये एक इंग्लिश पोइट हैं, ऑथर हैं, सिविल सर्वेंट हैं. सिविल सर्वेंट किस तरह मीन्स के ये जिस दौर में रह रहे थे, ठीक है, यानी कि ये एंग्लो नॉर्मन के पीरियड में रह रहे थे, वहाँ पे इन्होंने कोर्ट में काम किया. अब क्वीन किंग्स के साथ इन्होंने काम किया, कोर्टियर्स के साथ इन्होंने काम किया. ठीक है, अब जो ये पोइट्री लिखते थे ना, एक्चुअली ये ह्यूमर भी, इनकी पोइट्री जो है ह्यूमर, आयरनी और करेक्टराइजेशन के लिए बहुत मशहूर है. अब इनकी जो करेक्टराइजेशन है वो भी बहुत मशहूर है क्योंकि इनको मल्टीपल जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने फॉलो किया हुआ है, जिसमें स्पेंसर आ जाता है, मिल्टन आ जाता है. ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको इसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन या ह्यूमर, आयरनी पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उस पर बनाने की ट्राई करूँगी. ठीक है, अच्छा खैर, ये कोर्ट्स में रहते थे, कोर्ट के लिए काम करते थे, सिविल सर्वेंट थे. और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनकी पोइट्री है, ठीक है, जो मशहूर है कैंटरबरी टेल. ठीक है, ये कैंटरबरी टेल में ये बताते हैं कि उसमें किस तरह के लोग हैं. इसमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो उनकी एज का था, जो चर्च का था, जो कॉमन पीपल, जो राइटर, जो पेंटर, हर तरह के, नन, पॉप, फिर उसके अलावा जितने भी बाकी मेंबर्स थे, नाइट्स थे, वॉरियर्स थे, ये तमाम कैरेक्टर पे उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है. एक ह्यूज पोइट्री लिखी है कैंटरबरी टेल. ठीक है, उसमें वो हर इंसान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हर इंसान किस तरह, जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं, वो करप्ट है. ठीक है, इवन वो चर्च के मेंबर हों, कोर्ट्स के मेंबर हों, नाइट्स हों, वॉरियर्स हों, एक कॉमन बंदा हो, एक ऑथर हो, एक पोइट हो, जो भी हो, वो किस तरह अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करप्ट हैं. ठीक है, और जो कॉमन पीपल हैं उनको फिर निगलेक्ट कर लिया जाता है. जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो अमीर नहीं होते, जो गरीब होते हैं, उनको किस तरह निगलेक्ट करते हैं और किस तरह उनको फ़ायदा उठाते हैं. ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इनकी पोइट्री कैंटरबरी टेल, जो कि एक फेमस पोइट्री है, उससे हमें पता चलती हैं. एनी हाउ, ये एक फादर कहलाते हैं, फाउंडर कहलाते हैं इंग्लिश पोइट्री के और इंग्लिश लिटरेचर के. अब क्या है, इनकी जो पोइट्री है ना, वो जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो प्रीडिसेसर्स थे इनके, उनकी तरह नहीं थी. या उनकी पोइट्री किस तरह की इनके प्रीडिसेसर्स की या इनके कंटेम्प्रेरीज थी, इनकी पोइट्री इस तरह की थी कि ये वो टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे. ठीक है, ये ह्यूमर करते थे या ऐसी आयरनी यूज़ करते थे, लेकिन वो टफ लैंग्वेज, क्योंकि वो कोर्टियर्स के लिए लिखते थे, ये क्वींस, फिर किंग्स, फिर प्रिंसेस, इन लोगों के लिए लिखते थे, या जितने भी हाई लेवल के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ उनके लिए लिखते थे. लेकिन इनकी जो पोइट्री है ये हर बंदा, कॉमन लैंग्वेज वाला बंदा भी समझ सकता है. इजी लैंग्वेज में इन्होंने पोइट्री लिखी है. अब इनको फॉलो कौन कौन करता है, स्पेंसर, मिल्टन, टेनिसन, विलियम मॉरिस, ये सारे इनके सक्सेसर्स हैं. यानी कि चॉसर है उसको, इसके ये फॉलोअर्स हैं. ठीक है, उसकी सक्सेस की जो भी सीक्रेट्स थे, जिस तरह वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो स्टाइल यूज़ करते थे, जो उनका राइटिंग स्टाइल था, वो तमाम की तमाम चीज़ें, जो लिटरेरी डिवाइसेस वो यूज़ करते थे, जो भी जिस तरह की पोइट्री, जिस तरह का ह्यूमर वो इस्तेमाल करते थे, उसी तरह का ह्यूमर ये भी सब इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से इनको उनके सक्सेसर्स कहा जाता है, यानी कि उनके फॉलोअर्स कहा जाता है. अब ये बात आती है कि ये किस एरा से बिलोंग करते थे. एंग्लो नॉर्मन, जो कि मेरी चैनल पे डिटेल लेक्चर पढ़ा हुआ है एंग्लो नॉर्मन का, उस एरा से बिलोंग करते थे. दैट्स वाई एंगल्स की ज़ुबान क्या थी, इटालियन. नॉर्मन, इटालियन मीन इंग्लिश, मतलब इटालियन और इंग्लिश जो है ये दोनों उन्हीं की ज़ुबान थी. ठीक है, जो सेक्शंस था वो इटालियन भी यूज़ करते थे, जो एंग्लो था वह इंग्लिश भी यूज़ करते थे. इन दोनों का, ये दोनों मिक्स ज़ुबानें यूज़ करते थे, इटालियन भी और इंग्लिश भी.
ठीक है। अब आप अगर ठीक उसके बाद हम अगर आपने कभी पढ़ा हो बुक्स में, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लिखा होता है ये इटैलिक वर्ड है, ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है। इस तरह का ज़ुबानों से लफ्ज़ जो है वो इसमें इंग्लिश में ऐड किए हुए हैं। अब बात आती है जो नॉर्मल्स थे उनमें आते थे किंग्स, क्वींस, कॉर्टियर। जो भी हाई लेवल के लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। नॉर्मल्स की लैंग्वेज फ्रेंच थी, और जो लोअर पीपल्स थे एंग्लोस के, जैसे कि वर्कर्स आ गए, स्लेव्स आ गए, ये तमाम लोग क्या यूज़ करते थे, इटालियन लैंग्वेज। तो जो इसकी पोइट्री है द कैंटरबरी टेल, इसमें और बाकी तमाम वर्क्स में इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज का मिक्सचर यूज़ किया है, ताकि हर तरह के लोग, हर एज के लोग उस चीज़ को समझ सकें। इसकी पोइट्री उसकी एज से लेकर आज तक वैसे की वैसे ही फ्रेश जो पोइट्री कहलाती है। इसके अलावा इसकी जो पोइट्री है उसको कहा जाता है कि वो ऐसी आर्ट है जिसमें उसने लफ्ज़ों को पेंट किया हुआ है। वो लफ्ज़ों को इस तरह पेंट करता है चौसर कि हमारे माइंड में उसको पढ़ने के बाद एक इमेज क्रिएट हो जाती है, और हम साफ क्लियरली इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ये कोई मेयर बुकमैन नहीं था, ये कोई भी किताबी कीड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं था। ये किताबें पढ़ के इसने पोइट्री नहीं लिखी थी। इसने लोगों के हालात, लोगों की फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, उनके साथ जो जो सलूक होता है उसको जज करके, उसको देखने के बाद पोइट्री लिखता था। यानी कि एक कॉमन पीपल की जो मतलब रहने का तरीका था, या उनके एनवायरनमेंट से, उनके लाइफस्टाइल क्या था, और अपर क्लास का लाइफस्टाइल क्या था, उनके ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को इसने जब देखा, अंडरस्टैंड किया, और फिर उसने पोइट्री लिखी। ये बुक्स वगैरह पढ़ के इसने पोइट्री नहीं लिखी। उसके अलावा जैसे कि शेक्सपियर और मिल्टन थे, इसी तरह इस इंसान को भी, चौसर को भी, जो कि उसके सक्सेसर हैं, शेक्सपियर और मिल्टन तो चौसर के सक्सेसर हैं, और चौसर को बल्कि इनको भी चौसर की ही तरह मैन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एंड ऑफ अफेयर्स, एक इंसान ऐसा जो कि दुनिया के हालात बताता है, और दुनिया में जितने मामलात चल रहे हैं उनको प्रैक्टिकली रिटन फॉर्म में लिख के बताता है, जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है। एज वी टॉक के इनका जो फेमस वर्क है वो है कैंटरबरी टेल, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक कलेक्शन है उनकी स्टोरीज़ की जो रिलेट करते हैं एक प्लेजरियम। यानी कि प्लेजरियम क्या होता है कि एक काफ़िला, मुक़द्दस काफ़िला, यानी कि जैसे हम उम्रा की तरफ जाते हैं या हज करते हैं इस तरह, और उसमें किस तरह वो एक शाइन ऑफ थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी, किस तरह वो उस जगह पे पहुंच के कैंडल्स जलाते हैं और जो उनके रस्म व रवाज हैं वो जो है वो अदा करते हैं। तो ये उनकी वजह, उनको उनकी तरफ देखता है, और ये बताता है कि जितने भी मुक़द्दस लोग हैं, यानी कि जैसे चर्च के लोग कितने मुक़द्दस कहलाते होंगे उनकी एज में, ठीक है, और वो बताता है कि दूसरों के सामने क्या है और हकीकत उनकी एक्चुअली क्या है। ये तमाम चीज़ें इसकी पोइट्री पढ़ने से हमें पता चलती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कैंटरबरी टेल को एक्सप्लेन किया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो बहुत जल्द वो वीडियो भी अपलोड कर दूँ। अब इनकी जो पोइट्री है, ठीक है, जो प्लेजरियम है, जो मुक़द्दस काफ़िला है, वो जब जा रहा है एक मुक़द्दस जगह पे, श्राइन पे, ठीक है, किसी क्या कह सकते हैं उसको, मकबरे, या जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ मज़ार होते हैं ना, वैसे उनके होते हैं, वहाँ पे जा रहा है वो। अब उसमें इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है, फ्रेंच सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें प्रोमिनेंट वो लोग दिखाए गए हैं जो प्रोमिनेंट्स हैं, यानी कि जैसे किंग्स, क्वींस, चर्च के मेंबर्स, ठीक है, और इस तरह बाकी जितने भी हाई जो क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग जैसे नाइट और वॉरियर, वो लोग भी उसमें जा रहे हैं। और वो किस तरह उनका एटीट्यूड है, वो किस तरह काम करते हैं, और वो क्या चाहते हैं, उनका वो किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और दूसरों के सामने, यानी कि उनकी डबल साइड्स हैं, वो दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करता है इन हिज कैंटरबरी टेल, ठीक है। और मैनर्स बताता है जो कि इंग्लैंड में उस टाइम चल रहे थे, कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह हर इंसान करप्ट है। ये उसकी एपिक पोइट्री कहलाई जाती है जो कैंटरबरी टेल है।
अब इसने इसमें हर तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल की हुई है, जो भी पोइट्री की होती है, जो ड्रामा की होती है, जो एक नावल की होती है, हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस कैंटरबरी टेल में उसने फुलफिल की हुई है। इस वजह से वो एक रिच पोइट्री कहलाती है, ठीक है। और इसने किस तरह हाईली फिनिश्ड करेक्टर आपको पेश किए हुए हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना जब, तो एक बिल्कुल एक फिनिश लुक हमें नज़र आती है, जो यस कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमें इजीली समझ आ गया है। और ये एक रिच लैंग्वेज यूज़ करता है, इंग्लिश, यानी कि मिक्सचर है इटालियन का और फ्रेंच का। आपने अगर इंग्लिश पढ़ी हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो सम टाइम आपको लफ्ज़ नज़र आते हैं तो क्या जाते हैं ये लफ्ज़ फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें कि साइकोलॉजी का जो है वर्ड वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर कहीं कुछ और आप वर्ड देख लें तो वो कहा जाता है वो ग्रीक से लिए गए हैं। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ये इसने यूज़ किए हैं और मिला के एक रिच इंग्लिश लैंग्वेज इसने यूज़ की है, जो कि ईज़िली हर एज के लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब चौसर के वर्क्स की बात कर लेते हैं। इसके वर्क्स जो हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। पहले पीरियड में क्या आता है, ये फ्रेंच मॉडल्स को यूज़ करता है। इसमें ये ले रोमन दी ले रोज, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए है रेमोट ऑफ द रोज। ये जो पोइट इसमें ये जो पोइम है ये इंट्रोड्यूस करवाती है मेडिवल फ्रेंच रोमांस और एलिगोरीज को ऑफ कोर्टली लव के, किस तरह जो कोर्ट के मेंबर्स हैं, जो किंग्स क्वींस हैं, वो किस तरह आपस में एक दूसरे को चीट कर रही हैं, ठीक है। उनके रोमांसेस उनके हस्बैंड से निकल के भी दूसरों के साथ उनके अफेयर्स चल रहे हैं, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फ़्रेंच में ये एक अभी भी आप देख लें कि फ़्रेंच में ये एक रिवाज है एक किस्म से कि अगर आपकी शादी हो भी गई है फिर भी आप किसी से भी अफेयर चला सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके चल रहे होते हैं। इसी तरह वो उस सोसाइटी को भी दिखाता है कि मेडिवल एज में, यानी कि जो एक तो नॉर्मल का एक बहुत अच्छा गुड साइड दिखाई गई है, ठीक है, लेकिन वो बताता है कि इनकी डार्क साइड भी है, इनकी मेडिवल साइड भी है, जिसमें वो एक दूसरे को चीट करते हैं। कोर्ट के मेंबर्स ही आपस में एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने बुक्स ऑफ डचेस इसमें लिखी है, एक एलिगी लिखी है। फिर उसके बाद इसने कंप्लेट ऑन टू पिटी, ये एक पोइट्री है इसकी, और ये शॉर्ट पोइम है ABC। इसमें ABC इस तरह है कि इसके 3 इसके पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है, हर बल्कि स्टैंजा है इसके, और हर स्टैंजा जो है वो पहला A से स्टार्ट होता है, दूसरा B से और तीसरा C से। इस तरह एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसकी पोइट्री है। अब सेकेंड फेज देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड इसका जो है वो शो करता है इटालियन लिटरेचर को, जो स्पेशली हमें डेंटेस की पोइट्री में नज़र आती है, डेंटेस की डिवाइन कॉमेडी में हमें नज़र आती है, और बकैशियो की पोइम्स में नज़र आती हैं। अब बकैशियो और डेंटे की डिवाइन कॉमेडी ये क्या है, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हम ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बता दूँ कि ये जो है इसने कहाँ से फॉलो की है, डेंटे और बकैशियोस की पोइम से ये सेकंड पीरियड जो है इटालियन लिटरेचर ये उनसे इन्फ्लुएंस होता है। फिर इन दिस पीरियड ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, जो अदालत की, जो हमारे पार्लियामेंट्स थे उस एज के उसमें जो गलतियां थी उसके जो फॉल्स थे, यानी फॉल्स कहते हैं उसमें काम करने वाले लोग, उसके मेंबर्स, ठीक है, तो वो किस तरह वो भी चीटर्स थे, उस पर सटायर करता है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि एक दूसरे को पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए चीट करते हैं और एक दूसरे की सीट संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिफीट कर दो, इसको डिफीट कर दो, मैं रहूँ, इस तरह की उसने इसमें बताया हुआ है। ट्रोलिस और क्रेसाइड, ये आपने अगर ट्रोजन वार के बारे में सुना हो, ट्रोजन वार एक हुई थी तो ये उसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्टोरी इसमें बताई जाती है। फिर एक उसका अलग एक वर्क है स्टोरी ऑफ ग्रेस्टेला, जिसमें एक ब्यूटीफुल पिक्चर है एक विमेन की, ठीक है, एक औरत जो है वो किस तरह अपनी लाइफ गुजारती है, वो किस तरह बचपन से लेकर जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र किस तरह तय करती है। फिर द हाउस ऑफ फेम विच इज़ मास्टर पीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी विद द ग्रेवर अंडरटोन ऑफ द कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन
फोलिस, जिसमें बताते हैं कि इंसान किस तरह जो है वो ज़्यादतियाँ कर रहा है, बेवकूफ़ियाँ कर रहा है ह्यूमन के साथ, नेचर के साथ, इवन के एनिमल्स के साथ। ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि जो फ्रेंच के लोग हैं, नॉर्मन्स के लोग हैं, वो एंगल्स को किस तरह एनिमल समझ रहे हैं, एंगल्स की औरतों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके जो पार्लियामेंट्स हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसमें भी वो अपनी हुकूमत चाहते हैं। इवन कि ईच एंड एवरीथिंग जो अब हैंड ओवर हो चुकी थी फ्रेंच के हाथों में। चौसर का जो थर्ड पीरियड है वो कहलाता है इंग्लिश पीरियड, बिकॉज इन दिस ही थ्रू ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड शोड नेटिव ओरिजिनलिटी। अब ओरिजिनल लैंग्वेज एंगल्स की इंग्लिश थी, ठीक है। अब इसने उनको उनकी ओरिजिनलिटी को शो करवाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का थर्ड फेज रखा। इन द लेजेंड ऑफ द गुड विमैन ही एम्प्लॉय फॉर द फर्स्ट टाइम द हीरोइक कपलेट। अब आप MCQ आ सकता है कि हीरोइक कपलेट सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो सबसे पहले इसने इन द लेजेंड ऑफ द गुड विमेन, इस वर्क में हीरोइक कपलेट जो है उसको इस्तेमाल किया इस पोइट्री में। इट वॉज ड्यूरिंग this period that he wrote the Canterbury Tale, his greatest poetic achievement, which places us in the heart of London. Here we find his gentle, kindly humor, which is Chaucer's greatest quality at its very best. अब यहाँ पे आपने सुना है हार्ट ऑफ लंदन, इस जगह की उसने इस जगह को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लंदन जो है ना, वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस दौर में लंदन में थी, ठीक है। मॉडर्निज्म लंदन में था, ठीक है। लंदन अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता प्रोग्रेसिव मुल्क समझता था, कहता था सारा कुछ मेरे पास ही है। तो वहाँ उसकी डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है कि जितना वो जैसा वो नज़र आता है एक्चुअल में वो वैसा नहीं है। वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से इसने करैक्टर उसी से लिए हैं, क्योंकि इस तरह जो करैक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं करप्शन को, और एक दूसरे उनमें एहसासात नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे उसमें नन का बताया गया है कि वो नन वाइन पी रही है, पोप वाइन पी रहा है, और जो वॉरियर्स हैं वो एक दूसरे के कैसे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और आम इंसान किस तरह का है, एक बुरा इंसान किस तरह का है, इस तरह की तमाम बातें उसमें बताई गई हैं। अब इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज में भी। अब चौसर के सक्सेसर के बारे में बात करें तो चौसर के सक्सेसर जो हैं वो 100 ईयर के गैप के बाद आए हैं, ठीक है। बट क्यों ऐसा गैप आया कि 1400 से लेके 15th सेंचुरी तक इस दौरान कोई भी राइटर जो है वो चौसर को फॉलो करने वाला नहीं रहा। चौसर की पोइट्री को एक बड़ा धचका लगा और वो उसको मतलब बंद कर दिया गया, उसको कोई पढ़ता नहीं था या उसको कोई फॉलो नहीं करता था। लेकिन जो 100 ईयर के बाद जो सक्सेसर्स आए उसमें था ऑक्लेव, लेडगेट, हैव, स्केल्टन, हेनरीसन, डनबर एंड डगल्स। इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया चौसर को, ठीक है। उसके राइटिंग स्टाइल को, उसके मैनर्स को, उसके एटीट्यूड्स को, उसको ह्यूमर को, उसकी आर्ट ऑफ पिक्चराइजेशन को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब इस दौरान 14 और 15 सेंचुरी के दरमियान वाली जो एज है, ठीक है, उनके जो पीरियड है, गैप है, उसको इसलिए फिल नहीं किया गया, उसमें इसलिए पोइट्री नहीं लिखी गई क्योंकि उसमें ऐसा लेजेंड जो कि चौसर की तरह का हो, चौसरियन स्टाइल यूज़ करता हो, वो नहीं था। किसी ने भी वैसा स्टाइल यूज़ ही नहीं किया। डेट्स वाई इसमें एक ह्यूज गैप आया, 100 ईयर्स का गैप आया। डेट्स वाई फिर उसके बाद जो है इसकी पोइट्री को और सक्सेस मिली। क्यों? क्योंकि इसको फॉलो करने वाले फिर आ गए थे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ जो भी चौसर की एज के बारे में है, उसके वर्क्स के बारे में है, उसने जो स्टाइल्स यूज़ किए, उसने उसका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ह्यूमर बता दिया है, और जो आयरनी है वो भी बता दी है। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और पता करना है तो या पूछना है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एज वेल एज डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।